बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब तो जो आपकी डॉटर है वो 5 साल की है और काफ़ी बड़ी है और जिस तरह का बिहेवियर या जिस तरह का डर और एंजाइटी उनके अंदर थी आमतौर पे 5 साल के बच्चों पे इस तरह से नहीं दिखती है। हमने 2-3 विजिट्स यहाँ पे कोशिश भी करी, उसे समझाने की भी कोशिश करी, उसे मनाने की भी कोशिश करी, हमने उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके करने की कोशिश करी, आप लोगों को भी बाहर बिठाया है ना, और उसमें आपका कॉपरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको हर तरीके से हैंड और माउथ हो गया या जो भी हमारी टेक्निक्स थी हमने उसको करी। लेकिन जो मेन उसकी जो प्रॉब्लम जो डायग्नोस हुई या जो पता चली वो ये कि उसे इंस्ट्रूमेंट से डर लगा। वो क्लिनिक में है, अभी भी है तो आराम से खेल रही है, जब जब भी आई है आराम से ही खेली, जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वैसे ही उनको उनका डर आया और उन्होंने ट्रीटमेंट करने नहीं दिया और इतना आया कि वो मतलब सुनने को भी तैयार नहीं थे। दैट्स वाई फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया में डिसाइड करके फिर हॉस्पिटल में जाके सारी चीजें करनी पड़ी। तो मैं तो एक ये जानना चाह रहा हूँ कि पास्ट इनकी जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताएं और कैसे यहाँ तक हम लोग डिसाइड कर पाए कि क्लिनिक पे जाके कराना है ट्रीटमेंट। तो मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। एक्चुअली प्रॉब्लम तो शुरू हुई थी उसको शायद अप्रैल मई से। तो तब तो इतना कुछ था नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा दर्द रहता है जैसे नॉर्मल, तो चलो ठीक है। जब लॉकडाउन भी था इतना ये भी नहीं था, अवेयर नहीं थे कि कौन सा हॉस्पिटल ओपन है नहीं है। जो हमारे पहचान के थे उनके पास लेके गए। तो स्टार्टिंग में तो उसने अच्छा करने दिया, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं था, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी एक्चुअली। जी। फिर तो बीच में थोड़ा गैप, जब थोड़ा ठीक लगा फिर गैप हो गया। फिर दूसरे, तब उसको डर बैठ गया था, फिर दांत ये करने की आपने कोशिश मुझे की, बताया था कि दांत निकालने की निकालने कोशिश की करी गई कोशिश थी। करी थी हमने, मीन्स हाँ मतलब दांत दिया, निकालने वाली परमिशन तो हम नहीं प्रोसीजर। दी थी एक्चुअली कि ठीक है उसको दर्द हो रहा है ज्यादा तो देखने से अच्छा है कि निकाल ही दो, जी। अभी पूरा ही खराब हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो ठीक है निकाल दो। उस टाइम उसको जो बैठ गया डर, तो वो ना उसने निकालने दिया। 2-3 घंटे वेस्ट करे, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ फायदा। लास्ट में घर लेके आए, थोड़े दिन कोई मेडिसिन चलाई, जी। उसको थोड़ा रिलीफ लगा। 1 महीने बाद फिर उसको पेन शुरू हो गया। स्वेलिंग भी आ गई थी हाँ जब आप मीन्स आए वो थे। दांत नहीं है, वो तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका था, लेकिन उसके पास का दांत खराब होना शुरू हो गया था। उसके दूसरे दांत भी खराब होने शुरू हो गए थे। तो चलो उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं थे उस डॉक्टर के पास, हमने सोचा चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, ताकि उसका जो डर है वो शायद किसी और चेंज डॉक्टर के पास नहीं रहेगा। वहां लेके गए तो वहां पे भी वही था उसका, नहीं मुझे नहीं दिखाना है, बस जबरदस्ती दिखाया। पहले दिन गए दिखाया, डॉक्टर बोले नहीं दिखाने दे रहे, इसको रिलैक्स होने दो। फिर दूसरे दिन गए तो जबरदस्ती, उस दिन भी जबरदस्ती करके थोड़ा सा उसको टेंच किया ताकि पेन कम हो। ऑलरेडी हम 4-5 दिन मेडिसिन दे चुके थे एंटीबायोटिक, उससे कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इससे नहीं हो रहा, मीन्स अंदर से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको जब तक हम पंचर नहीं करेंगे ये स्वेलिंग कम नहीं होगी। तो जी। फिर जबरदस्ती थोड़ा पंचर किया उसको, तो उससे क्या पस वगैरह निकल गया, तो उसको रिलीफ लगा। तो रिलीफ लगने डॉक्टर ने यही कहा था कि थोड़ा उसको रिलीफ होने दो, फिर अपन फिर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर लेके गए 8 दिन बाद, तो वही नहीं करने दिया उसने। फिर लास्ट में 2-3 दिन तो ऐसे ही गए, चलो रातें खराब की हमने रात आठ में दिन भी के। दर्द हुआ। हाँ रात भर नहीं सो रही थी। उस एक दो इंसिडेंट से प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके मन में वो टूल्स डर के बहुत रिलेटेड ज्यादा जो बैठ डर बैठ गया। सो एज सच हॉस्पिटल क्लिनिक तक जाने तक के उसका कोई इशू नहीं रहता था। जैसे ही उसको टूल्स दिखे कि वो होता है ना कि एंजाइटी है और वो खौफ हो जाता है, वैसा एक डर के कारण वो कुछ करने ही नहीं दे रही जी थी। जी। सो देन हाउ यू डिसाइडेड टू विजिट अस। हाँ एक्चुअली एक्चुअली तब फिर ये ऐसा दिमाग में आ गया था, अरे सर भी तो है, अपन एक बार लेके तो गए थे, बड़ी बच्ची को लेके आए थे हम लोग आपके पास, शायद वहाँ पे सत्य स्क्वायर पे। फिर मतलब हो सकता है कि सर के पास वो रिलैक्स हो जाए, बच्चे के डॉक्टर है तो बच्चे ऐसे। एक्चुअली डेंटिस्ट मीन्स ऐसे दिमाग में ये लोगों के नहीं आता है कि कोई बच्चों के भी डॉक्टर होंगे। सबके दिमाग में यही रहता है कि डेंटिस्ट डेंटिस्ट ही होते हैं, कई बच्चे के थोड़ी ना होते हैं। तो और हमने तो देखा है कि अपने एरिया में तो नहीं है डेंटिस्ट
यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे मेन जो है यही है कि बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इन डेंटल क्लिनिक। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक निकल के आई है कि चाइल्ड साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना, बहुत एट इम्पोर्टेंट। व्हाट मोमेंट किस प्रकार से उस बच्चे को ट्रीट करना। हो सकता है थोड़ा सा डांटना है, कभी प्यार करके, जी जी जी, हमने या सारी फिर चीजें आके try करी एक हैं। छोड़ के, मीन्स वो सब चीजें चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से उसको ट्रीट करने की कोशिश जो की है ना, सो उससे एक दो बार उसने मीन्स वो एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ हमारे अंदर कि यस, ऐसा अगर कुछ करते हैं तो देयर माइट बी चांसेस दैट वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट। बेसिकली जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसका मेरे लिए यही इंटेंशन है कि जो भी लिसनर्स इस चीज को सुन रहे हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब इस तरीके से बच्चा कुछ एक्सपोजर के साथ आता है, कहेंगे ट्रॉमेटिक डेंटल एक्सपोजर के साथ आता है, तो उसको मैनेज करने में क्या क्या डिफिकल्टी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट समझता है। बेसिकली ये केस बहुत ज़्यादा खुश होने वाला नहीं है मेरे लिए। मैं इस चीज़ से यही समझाना चाह रहा हूँ कि डिफिकल्टीज क्रिएशन ना हो तो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बहुत आसानी से इन चीज़ों को स्लोली स्लोली इनिशियल बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके कर सकता है। बट इस केस में जब आपकी बिटिया की बात करें तो हमारे लिए डिफिकल्ट रहा। इवन जैसा बिहेवियर जैसा आप बता रहे हो और क्लिनिक्स में रहा, वही बिहेवियर यहाँ पे भी उनका दिखा। ऑल्दो थोड़ा बहुत हम फ्लोराइड वार्निश कर पाए, जैसे तैसे हमने किया, लेकिन अल्टीमेटली यही समझ में आया कि जो फियर है वो डीप सीटेड हो गया है। और अब जो इनकी ट्रीटमेंट नीड्स हैं, क्योंकि दो दांत तो पूरी तरीके से खराब हो गए हैं थे और पूरा ही वहाँ पे पस और ये सब चीज बनी हुई थी, तो समय नहीं था हमारे पास। प्लस हमारे पास ये चीज हो गई थी डिसाइड की फियर बहुत है, टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारे पास टाइम नहीं था। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम इसको एक दिन जनरल एनेस्थीसिया में लेके हॉस्पिटल सिटिंग में जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पेरेंट्स का रहता है, या डर कह लें, कुछ भी कह लें, कि हॉस्पिटल जाके बेहोश करके करना बच्चों को रिस्की होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही कंफर्ट फैसिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बच्चों को सिडेट किया जाता है, एक तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, और सारा काम हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हम चलती हुई ट्रेन में अच्छे से लिख नहीं सकते, उसी प्रकार अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, स्टेबल नहीं होगा, तो हम काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो या तो निकल जाएगा या फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम अलग तरीके से पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स की सिटिंग्स में करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि जब इस तरीके के एक्सपोजर्स हों तो या तो वो हो ही ना, आप सबसे पहले ही जाके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को सर्च करें, आपके आसपास आपको मिल जाएंगे, हर शहर में हैं आप, और वहाँ से ही इन चीज़ों को आप सॉफ्टली और टेंडर केयर के साथ हम कर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये मैसेज यहाँ से हम देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को देखें, जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को बचा लें, उतना ही कंजर्वेटिव होता है, उतना ही इकोनॉमिकल होता है, और उतना ही लेस ट्रॉमेटिक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो हम एक पीडियाट्रिशियन के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, हम किसी जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते, ना सर्जन के पास जाते हैं। हमें पता है हमारे बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन है जो कि उसकी सर्दी खांसी बुखार या और शरीर की जो भी तकलीफ है उसके लिए वो अपनी सर्विसेज देता है। उसी तरीके से डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें जो ब्रांच जिसमें कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जिसमें कि प्रिवेंशन पार्ट भी है और स्पेशल केयर नीड्स के बच्चों के लिए भी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जहाँ की हम बच्चों को बहुत अर्ली बेसिकली प्रिवेंटिव पार्ट पे हम पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं। दिस इज द डिजायर्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर वो चीज़ मिस हो रही है तो उनको जो भी ट्रीटमेंट लग रहा है वो मोस्ट कंजर्वेटिव पार्ट पे हम दे सकें, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक ना हो ऐसा हम कोशिश करते हैं। और ये तभी संभव है कि जब बच्चे जल्दी हमारे पास आएंगे, फर्स्ट हैंड आएंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड आना, है ना। कई बार ऐसे चैलेंजेस होते हैं जब हम बाहर जाके पेशेंट्स देखते हैं
तो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों के ट्रीटमेंट अटेम्प्ट नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ बच्चे थोड़े से डरे और एंजाइटी के साथ होते हैं, उनको एक अलग अप्रोच के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के लेंदी ट्रीटमेंट जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में होते हैं उनसे हम बच सकें। तो यही हम इस चर्चा से बात कर रहे थे। हम आज आपकी डॉटर के 10 दिन के बाद के फॉलोअप पे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट नोटिस किया, स्पेशली कंफर्ट पे, खाना खाने पे, और ओवरऑल आपको क्या कॉन्फिडेंस एक नजर आ रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली हमको सच बात है कि हमको ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद हमारी बेटी हमको मिली है। इतना चेंजेस उसमें हमने देखा, जो उसका नॉटीनेस था, जो बात करने का ये था, जो खेलना कूदना, वो सारा हमने लगभग 7-8 महीने बाद देखा है। एक्चुअली शायद से उसको डर था, तो उसका अभी जो नेचर है ना, उसको रात को सोने के पहले भी खाने की इच्छा हुई तो उठ के जाके खाना खाएगी। सो ये मिसिंग था उसका, बस खाने में वो बहुत माहिर है, उसको पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, वो चैन से नहीं बैठ सकती बगैर खाए। सो पिछले 7-8-9 महीने से जो हम 1 साल से जो देख रहे हैं ना, तो वो अब फिर से ऐसा लग रहा है कि उनको वो आगे वापस आ गए। क्या खाने पीने में भी कमजोरी हुई थी इनकी? वेट रिडक्शन भी हुआ, वेट लॉस हुआ, उस हिसाब से मील ले ही नहीं पा रही थी, खाना खा ही नहीं रही थी, तो वेट रिडक्शन भी हुआ है। ये सपोर्ट करती काफ़ी स्टडीज जहाँ पे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जिसको हम इस चीज़ को डायग्नोसिस के पार्ट पे बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केरीज वाले बच्चों में अधिकतर कोई और कारण नहीं होता वेट लॉस का, सिर्फ एक ही कारण होता है क्योंकि दर्द तकलीफ की वजह से, चबाने की एफिशिएंसी कम होने की वजह से वो हर तरीके का कंप्लीट डाइट नहीं ले पाते हैं। उनको टाइम भी लगता है, उनको दर्द डिस्कम्फर्ट होता है, तो आधे अधूरे में वो छोड़ देते हैं या उनकी रुचि उस फूड के प्रति खत्म हो जाती है। तो ये एक अप्रिशिएबल है कमेंट जो मैं आपसे ले रहा हूँ कि 8-10 दिन में ही आपने ऐसा फील किया है कि जो बच्चा हमारा फूडी था, वो फूडी नेचर उसका वापस रिस्टोर हुआ है, बिकॉज कि वो अब अच्छे से चबा पा रही है। हां, ऐसा होता है, एक्चुअली बात करने में जो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो डर सही नहीं हुई से रखती, खाना खाने में इश्क रहती है, जैसे ये टूल का डर था, उसको खाना खाने का भी एक डर था कि मेरा दर्द उस साइड में जाके कहीं दर्द नहीं पड़ेगा, तो वो एक डर भी मन में था। तो इधर से मैं तो इधर से खा रही हूँ, कोई हमको बताती थी, वो शायद उस तक के सीमित था, जो हमको समझ में बाद में आया, और जो अभी जो रियलाइज हो रहा है कि वो जो मिस हो रहा था वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, जो 10 दिन में जो हमको ऑब्जर्वेशंस में अभी दिख रहा है। जी। और क्या ब्रशिंग करने में भी पहले आनाकानी करते थे? हां, करते थे, अभी तो करते हैं, काफी में चेंजेस दिख रहे हैं, उसके स्पीच में भी अभी हमको थोड़ा चेंज लग रहा है। नेक्स्ट गुड। स्पीच में काफी चेंज लग रहा है। तो अधिकतर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हालांकि अब जो भी क्लिनिक पे आ रहे हैं पेशेंट्स, वो बड़ी समझदारी के साथ आ रहे हैं, यू आर वन ऑफ देम, फिर भी कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे नोटिस करे हैं और मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि सजेस्टेड ट्रीटमेंट को वो और पोस्टपोन कर देते हैं। आई डोंट नो कि क्या अड़चने हैं, क्या अभी भी ऐसी सोच है, या क्या पेरेंट्स यहाँ तक आने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि शायद डॉक्टर साहब कुछ अननेसेसरी ट्रीटमेंट बता रहे हैं या खर्चीला ट्रीटमेंट बता रहे हैं, व्हाटएवर मे बी द रीजन। बट इस पार्ट पे हम ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा, उससे आप बच के नहीं जा सकते। और जब उसको ठीक कर सकते हैं तो यू आर वेरी गुड। अभी आपने जो बात बताई है कि इतने सारे इंप्रूवमेंट्स हुए थे, सभी बच्चों में दिख रहे हैं। हम एक्चुअली इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि एडवांस स्टेज में ही हम अगर उस करेक्ट वे में जाए ना, तो आप इकोनॉमिकली भी बर्डन नहीं आएगा, इकोनॉमिकल बर्डन से ज़्यादा तो जो मेंटल बर्डन आपके ऊपर सहन करके आते हो बिकॉज ऑफ द बच्चा, बिकॉज बच्चे का आप देख नहीं पाते हो और बच्चा आपको बता नहीं पाता है, वही इशू है। और उसके लिए अर्ली स्टेज में ही करेक्ट डायग्नोसिस होना और करेक्ट वे में उसका इलाज करवाना बेटर, बोथ द वेज, जो आपको बचाएगा इकोनॉमिकली भी और जो आपको बचाएगा मानसिक तनाव से। नहीं जरूरी। और हम जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि अब हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशनली कर रहे हैं या हम फ्यूचरिस्टिक जो भी प्लानिंग एक फैमिली करती है, कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हम हमारे बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। जो भी हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, इफर्ट्स कर रहे हैं, उनके एजुकेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे हम उनके लोअर पार्ट ऑफ फेज जहाँ पे हम ओरल कैविटी की बात करते हैं उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो दूध के दांत हैं, टेम्परेरी है, चले जाएंगे, लेकिन वो उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन है। हम अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में क्यों डालते हैं? क्योंकि वी नो द इंपॉर्टेंस कि प्ले ग्रुप में डालने से उसकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेंगी। हम क्यों केजी 1 केजी 2 में डालते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो उस लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन लेवल बढ़ेगा। हम डायरेक्टली अपने बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज या लॉ कॉलेज में क्यों एडमिशन देते हैं? इसीलिए नहीं देते क्योंकि एक चाइल्ड जो है वो डेवलपिंग है, वो उसकी ब्रेन डेवलप हो, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है। हमें रेडीमेड जैसे नहीं मिलता, हमें एक बच्चा मिलता है जो कि एवर ग्रोइंग है और भविष्य में भी जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट चलते रहता है। तो हमारी बॉडी हमेशा डेवलपिंग फेज में होती है, वो स्टैटिक कभी नहीं होती है ना। तो बस यही एक इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जहाँ पे हम उन पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें समझी हैं। उनको हम वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स बोलते हैं, जो कि वीआईपी पेरेंट्स हैं आप हमारे, और आप हमारे लिए मदद कर रहे हैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके कि हम कैसे अपनी बात को एविडेंस बेस्ड और लोगों तक रखें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए दो ही अड़चन है, एक तो लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आप गूगल पे अवेलेबल है, ऑनलाइन हम लोग भी प्रेजेंस है और सब चीज़ है, आप जो ढूंढेंगे हर चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी है कि कॉन्फिडेंस लेवल, कि कॉन्फिडेंस अब नॉलेज होने के बाद भी पेरेंट्स यहाँ आके पूरी बात करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा जो है वो चीज़ें अड़चन है और बच्चे उसमें टाइम निकलते जाता है और प्रोपोर्शनली ये बहुत स्पीड से कैविटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो थैंक यू सो मच।
और आपकी डॉटर का जो भी ट्रीटमेंट हुआ है जिसमें कि हमने क्राउन और बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर्स दिए हैं, हमने कुछ दांतों में कैविटीज फिल करी है, उनको फॉलोअप में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है उसको फॉलोअप में रखें, क्योंकि जितना भी काम हुआ इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रिपेरेटिव वर्क। ये रिपेरेटिव वर्क, इसे हम कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया था वो डैमेज हुआ, और हमने ह्यूमन लिमिट्स के अंदर जो कर सकते थे विद एडवांस नॉलेज एंड एक्सपर्टीज वही हमने करके दिया है। फॉलोअप ही उसके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक मात्र कारण है, तो फॉलोअप रखना जरूरी है। विद दैट थैंक यू सो मच, आपने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए अपनी कंसेंट दी और हमारे लिए एक पेरेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारी इस चीज में। Last line from here, thanks for your support and the direction at the right time and for the right direction. Thanks all. थैंक यू सर।